नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार। और आज मुद्दा पाकिस्तान है। क्या युद्ध ही पाकिस्तान का अंतिम और आखिरी इलाज है? यह बड़ा सवाल है, क्योंकि वहां की कायर सेना में भारतीय सेना का मुकाबला करने की तो हिम्मत है नहीं, औकात है नहीं। इसलिए पालतू आतंकियों के सहारे वो बार बार हमला करवा रहा है। और आज भी जम्मू में यही हुआ, क्योंकि पाक आर्मी को अच्छी तरह पता है जब वो सीधा मुकाबला करेगी तो मुंह की खाएगी, जैसे उसने हमेशा खाई है। पाकिस्तान में निजाम बदल चुका है। सेना में अब शरीफ नहीं बाजवा है। तो क्या पाकिस्तान एक बार फिर चाहता है कि उसकी ओपन सर्जरी हो जाए, यानी युद्ध ही पाकिस्तान का अंतिम और आखिरी इलाज है? आज आर पार में दिल्ली इस्लामाबाद का पैनल होगा आमने सामने और होगी सीधी, बड़ी और कड़ी टक्कर। पाकिस्तान की बुज़दिल आर्मी के ये दो सबूत हैं। उसे पता है कि आमने सामने की जंग में भारतीय सेना उसे रौंद कर रख देगी, लिहाजा वो पालतू आतंकियों के सहारे नापाक हमले करवा रहा है। हालांकि सांबा में बीएसएफ ने 3 आतंकियों को तुरंत मसल कर रख दिया, लेकिन सवाल ये है कि आखिर कब तक हम इस नापाक मुल्क को बर्दाश्त करेंगे। अगर वो कुछ करते हैं, यहां से पलटवार होगा, सर्जिकल स्ट्राइक्स और जो कि आपके फायर असॉल्ट्स हैं विल बी द न्यू नॉर्मल। और अगर इनसे पाकिस्तान नहीं मानता तो सर्जिकल स्ट्राइक्स के बाद आपके एयर स्ट्राइक्स भी आ सकते हैं, रॉकेट मिसाइल स्ट्राइक्स भी आ सकते हैं। पाकिस्तान अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। मैं समझता हूँ कि समय है कि और सर्जिकल स्ट्राइक की ज़रूरत है और सख्त मेजर्स। मैं पूरी उम्मीद है कि गवर्नमेंट ज़रूर कंसीडर कर रही होंगी इस तरह की। आज की पाकिस्तान की आर्मी को नया निजाम मिला है। राहिल शरीफ की जगह कमर जावेद बाजवा ने कमाल संभाली है। ऐसे में क्या आज हुए हमले के कुछ गहरे मायने हैं? क्या बाजवा ने यह जता दिया है कि वो भी कायराना हरकतों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते रहेंगे? 29 नवंबर को पाकिस्तान के आर्मी चीफ चेंज हुए हैं। मैं नहीं समझता कि इस अटैक में नए पाकिस्तानी चीफ का कोई हाथ रहा होगा, लेकिन ये खास संकेत एक तो पाकिस्तान आर्मी भारत को देना चाहती है कि चीफ का कोई भी आए, हमारे पैंतरे नहीं बदलने। तो सवाल यही है कि क्या अब पाकिस्तान का काम तमाम करने का वक्त आ गया है? क्या जंग ही पाकिस्तान का आखिरी इलाज है? आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। और अब पाकिस्तान की इस बड़ी टेढ़ी पूंछ का बड़ा विश्लेषण करूंगा। मैं आपको समझाऊंगा कि ये पाकिस्तान की टेढ़ी पूंछ सीधी करने का तरीका क्या है। आपको बताते हैं, सेना का निजाम बदलते ही जम्मू में नापाक हमला। एक सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान नहीं सुधर रहा, हम ये देख रहे हैं। बॉर्डर पर भारत को तापमान बढ़ाना चाहिए, यानी टेम्परेचर रेज करना चाहिए। जो भारत के पास गोलों की क्षमता है उसकी ताकत थोड़ी बढ़ानी चाहिए और बताना चाहिए कि हम में कितना जज्बा है और कितनी बड़ी ताकत है। टेम्परेचर रेज करना उसको कहते हैं, तापमान बढ़ाना उसे कहते हैं। और आखिरी पॉइंट, क्या युद्ध ही पाकिस्तान का बड़ा पुख्ता और पक्का इलाज है? क्या पाकिस्तान को उस इलाज के बिना कुछ समझ नहीं आता? कि पाकिस्तान को ओपन सर्जरी ही चाहिए? आज आर पार में दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच में यही बहस हम करेंगे। और मेरे साथ आज के पैनल में मौजूद है मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी, मेरे साथ अनिल बलूनी है, भारतीय जनता पार्टी जो कि रूलिंग पार्टी है इंडिया की, उसके प्रवक्ता शफकत सईद, मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ हैं पाकिस्तान के RSN सिंह है, मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ भारत से। मैं सबसे पहले जनरल जीडी बख्शी आपका रुख करता हूं। 29 नवंबर ये वो तारीख है जिस दिन राहिल शरीफ रिटायर हो रहे हैं। ये वो तारीख है जब भारत में एक बार फिर पाकिस्तान नापाक हमला करने की कोशिश करता है और सफल नहीं होता। ऐसा बार बार क्यों हो रहा है और क्या आपको लगता है, दैट्स माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू सर टुनाइट,
क्या हमको तापमान बढ़ाना चाहिए? बहुत हो चुका। पिछले 40 सालों से 70 सालों से इसी तरह की हम हिमाकतें देख रहे हैं। हमने सर्जिकल स्ट्राइक भी कर दिया, उसके बावजूद नहीं संभल रहा पाकिस्तान। क्या आपको लगता है तापमान बढ़ाने की जरूरत है? दैट्स माय स्ट्रेट क्वेश्चन, जनरल जीडी बख्शी। देखिए, दर्जे हरारत बढ़ाने की काफी जरूरत है। जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक की वो मात्र एक चेतावनी थी, 10 फार एंड नो फर्दर। हमारे सब्र की सीमा रेखा पार हो चुकी है, हमारी बर्दाश्त का मादा पार हो चुका है, और अब जो नियंत्रण रेखा है वो बिल्कुल लक्ष्मण रेखा नहीं रहेगी। एक वन वे ट्रैफिक नहीं होगा कि पाकिस्तान जब चाहे जहां चाहे जिधर चाहे वार करे, हिंदुस्तानी खून बहाए और मुफ्त में चला जाए, कि उसको कोई पलटवार ना हो, उसके कोई कीमत नहीं बढ़ाई जाए, कोई कॉस्ट नहीं रेज किए जाएं। सर्जिकल स्ट्राइक ने तो केवल एक चेतावनी दी थी। हमारे जो देश के अंदर पीसनिक है वो उसको तोड़ मरोड़ कर पेश करने लगे कि साहब अगले 30 साल हमको चुप्पी साधनी चाहिए और फिर से कैंडल लाइट जलाने पे आना चाहिए। ये बड़ी यहाँ पे जो वाहियात बिरादरी है। और उसके बाद देखिए, पाकिस्तान ने फायर असॉल्ट करा हमारे 70 पोस्टों पे, 40 गांव पे उसने अपने बटालियन मोर्टर और स्मॉल आर्म से हमला किया। तो हमने जो जवाब दिया, इसी लॉबी के प्रेशर में हमारा जवाब तकरीबन बराबरी का था। पाकिस्तान ऐसे बराबरी के चोंचलेबाजी से नहीं समझेगा। आपको इसे कष्ट पहुंचाना पड़ेगा उस दर्जे तक जब तक ये उफ ना करे और अपने जो पैतरे है वो बदली ना करे। और ये किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। मैं समझता हूं आने वाले दिनों में ये पाकिस्तान बुला रहा है, अपने सर बुला रहा है। इस प्रकार की इसको हार्श ट्रीटमेंट की जरूरत है, दर्जे हरारत बढ़ाने की जरूरत है, जब तक कि पाकिस्तान ना माने। स्मॉल आर्म्स और मोर्टर से कुछ नहीं होगा, तोपों की जरूरत है, भारी आपके जो रॉकेट्स की जरूरत है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स की जरूरत है, और नहीं मानता तो जो फाइटर अटैक्स की जरूरत है, और उससे भी आगे जा सकते हैं हम। नहीं, ये बड़ी जनरल बख्शी, आप मेरे साथ बने रहिए। मेरे साथ शफकत सईद साहब भी जुड़ गए हैं पाकिस्तान से। शफकत सईद, एक सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, वो आप कहते हैं आपके लिए काफी नहीं है, आप उस पर सवाल या निशान खड़ा करते रहते हैं। क्या आपको लगता है अगर आपकी सेना में, आर्मी में दमखम है तो सामने से वार करे? ये छोटे मोटे वार, पीठ पीछे आना, ये क्या किसी मजबूत फौज को, ताकतवर फौज को शोभा देता है? या फिर आप मान चुके हैं कि सामने की लड़ाई तो हम लड़ नहीं सकते, पीठ पीछे आएंगे और बार बार आएंगे और फिर मुंह की खाएंगे और फिर भाग जाएंगे? क्या यही तरीका आपको पसंद है? और क्या आपको लगता है कि भारत को आपके साथ, क्या आपको लगता है भारत को भी अपना सलीका आपके साथ अब पूरी तरह से बदल लेना चाहिए? आपके लिए तापमान भी बढ़ाना चाहिए और आपके लिए परेशानियां जो खड़ी हो रही है उनको दोगुना कर देना चाहिए। शफकत सईद, शफकत सईद तक आवाज नहीं जा पा रही। मैं सीधा रुख करता हूं इस दौर में अनिल बलूनी का। अनिल बलूनी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप इस समय सरकार में हैं, क्या तापमान बढ़ाने की जरूरत है? क्योंकि बार बार हमारे डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि हमको सिर्फ सेना को इजाजत देने की जरूरत है, तो वो इजाजत कब दी जाएगी? मैं आपसे जानना चाहता हूं, बताइए। और क्या क्या हम होते हुए देखेंगे? देखिए अमीर जी, हम सबको पता है कि हमारे पड़ोस की फितरत क्या है। हम सब जानते हैं कि पड़ोस में जो पाकिस्तान है ये मानने वाला नहीं है। और जब एक सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो आप भी जानते कि इसके लिए एक शुरू से काफ़ी समय पहले से तैयारी की जा रही थी। आसपास पूरे दुनिया का माहौल तैयार किया जा रहा था। और मुझको लगता है कि पाकिस्तान का, क्योंकि एक स्थायी हल करना है,
इसके लिए जरूर सरकार कहीं ना कहीं सोच रही होगी कि आखिर इस पाकिस्तान का स्थायी हल क्या किया जाए, ये रोज रोज की मारकाट कैसे खत्म होगी, इस पाकिस्तान को पूरा इलाज, इसकी पूरी थेरेपी, एक छोटी सर्जरी की थी, एक बड़ी सर्जरी कैसे हो, इसके लिए सरकार जरूर कुछ ना कुछ सोच रही होगी और उसके लिए प्लान चल रहा होगा। लेकिन जब वो होगा, जब आपको पता लगेगा, अब वो क्या होगा, किस तरीके से होगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन ये बात जरूर है कि पाकिस्तान का स्थायी हल किया जाना जरूरी है और पाकिस्तान का स्थायी हल ये सरकार करने में सक्षम है। हिंदुस्तान पाकिस्तान का स्थायी हल करने में सक्षम है। अब उसके 4 टुकड़े करने, उसके 6 टुकड़े करने, उसके क्या करना है, ये जरूरी है। और जब समय आने पे जरूर पता लगेगा। अमीश जी, पूरा दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान का स्थायी हल, स्थायी सर्जरी कर दी गई है। जी, मेरे साथ शफकत सईद है। शफकत सईद, एक सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, उसके बाद आप थोड़ा घबरा गए और फिर आप बोलने लगे सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ। बार बार आप ये छोटे मोटे हमले करते रहते हैं। आपको पता है कि यू कांट फाइट अ ओपन वॉर विद इंडिया। यू हैव फॉट इन 1965। आप 1965 में लड़े, आप हारे। आप 1971 में लड़े, आपकी क्या दुर्गति हुई आपके सामने है। करगिल में क्या हुआ आपके सामने है। सर्जिकल स्ट्राइक में क्या हुआ वो आपके सामने है। क्या आपको लगता है, आप ये मान के बैठे हुए हैं कि आपको अमन शांति पसंद नहीं है, आपके मुल्क में गरीबी गुर्बत है, उससे आपको लड़ना नहीं है। आपको लड़ाई लड़नी है प्रॉक्सी वॉर के रूप में, यानी पीठ के पीछे आकर वार करना है, क्योंकि आपको पता है कि आप भारतीय सेना का सामने से मुकाबला कर ही नहीं सकते। शफकत सईद, हेलो, शफकत सईद जी। शफकत जी, मेरे आवाज आपको आ रही है? जी अभी आ रही है, लेकिन बिल्कुल खामोश रहती है। आप पूछ लेते हैं, उसके बाद आवाज नहीं आती। प्रोग्राम को मैं नहीं सुन रहा हूं। जी, मेरा सवाल यही है आपसे, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान सीने पे वार नहीं कर सकता, पीठ पीछे वार कर सकता? दैट्स माय स्ट्रेट क्वेश्चन। शफकत सईद, देखिए जी, वार शार की बात नहीं है, वार करने की कोई बात नहीं है। पाकिस्तान किसी भी सूरत हिंदुस्तान के साथ इस वक्त हालात को खराब करने का मुतामिल नहीं हो सकता। ये इंडिया हालात खराब कर रहा है और इंडिया जहां तक हालात को लेके जाएगा, हालात इतने ज्यादा खराब होते जाएंगे। और आज जो वाकया हुआ है, इसके पीछे पाकिस्तान के होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। उसकी वजह यह है कि आपके बॉर्डर के ऊपर किसी इंसान का क्रॉस करना हथियारों समेत मुमकिन नहीं है। आप लोगों ने जिस तरीके का रुकावट बनाया हुआ है, जिसके ऊपर इमेज इंटेंसिफायर्स लगे हुए हैं, थर्मल इमेजर्स लगे हुए हैं, मोशन सेंसर्स मौजूद हैं, लॉन्ग रेंज डे नाइट कैमरास मौजूद हैं, उसमें किसी इंसान का उस बॉर्डर को क्रॉस करना मुमकिन नहीं है। ये पाकिस्तान को सिर्फ हालात खराब करने के लिए आप ये इल्जामात लगाते हैं और हालात खराब कर रहे हैं। हालात को जहां तक आप खराब करना चाहें खराब होंगे, जहां तक ठीक करना चाहें ठीक होंगे। नहीं, हालात हम खराब करना चाहते हैं। जिस थर्मल इमेज की आप बात करें, उसी ताकत से बीएसएफ ने पकड़ा और आतंकवादियों को ढेर करा। मुझे तो हालात हम खराब करना चाहते हैं। आतंकवाद का हैंडओवर करते हैं आप। आपका एक जनरल बदला, रायल शरीफ रिटायर हुआ, दूसरा जनरल बाजवा आ रहा है, लेकिन आतंकवाद का ट्रांसफर हो रहा है, आतंकवाद का हैंडओवर हो रहा है। मुल्कों में सरकारों का हैंडओवर होता है, आपके मुल्क में आतंकवादियों का हैंडओवर होता है, आतंक का हैंडओवर होता है। व्हाट इज योर टेक? शफकत सईद, देखें जी, आप जिस चीज की बात कर रहे हैं, ये उस वक्त तक रहेंगी जब तक दोनों मुल्कों के मसाइल हल नहीं हुए हैं। जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं हुआ, ये हालात इसी तरह रहेंगे। इसको आप आतंकवाद कहते हैं, हम एस्केलेशन कहते हैं, इसको हम सही नाम देते हैं और आप अपनी बिजनेस पॉलिटिक्स को फॉरवर्ड करते हैं। मैं कहता हूं कि ये हालात इसी तरह रहेंगे जब तक हमारे दरमियान जिसकी वजह से ये हालात खराब है वो मसाइल हल नहीं हुए, जिसमें कश्मीर सर फहरिस्त है। मतलब जब तक ये मसाइल हल नहीं होंगे, ये हालात बॉटम लाइन इज दिस कि आप ये बात कह रहे हैं। आरएसएन में आपकी बात आ रहा हूं, बॉटम लाइन सबसे बड़ी ये है
कि आप पीठ पीछे वार करते रहेंगे, आप कायराना हरकतें करते रहेंगे, उससे आप बाज नहीं आएंगे। बिल्कुल 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 के बच्चे जो मरे हैं वो पीठ पीछे वार नहीं है। बलूचिस्तान में और फाटा में जो हो रहा है क्या वो पीठ पीछे वार नहीं है? आप मुझे बताइए, दोनों ममालिक पीठ पीछे वार करते रहेंगे। पीठ पीछे वार है कि नहीं है? उरी में पीठ पीछे वार था कि नहीं था? कि सामने से आके हमला किया? आपकी सेना ने जब जब सामने हमला किया है, आप पिट के गए हैं कि नहीं गए? आपकी सेना ने जब जब सामने से हमला किया है, 65 71 करके कितनी पिटाई हुई है आपकी? खुद बताइए, आप खुद बताइए। किसी लड़ाई में तो आप भी करने होंगे, किसी लड़ाई में तो आप भी करने होंगे जिसमें आपने भी पिटाई खाई होगी, और उस वक्त तक रहेगी जब तक मामला तय नहीं हुए। ये गाली गलौज तक तो बात ही नहीं है। आंखें नहीं खुली, हकीकत को नहीं पहचाना, ये हालात इसी तरह रहेंगे। आप देखिए, अगर आपको ताकत दिखानी है तो ताकत दिखाने के तो बहुत तरीके। क्रिकेट के मैदान में ताकत दिखा दीजिए, हॉकी के मैदान में ताकत दिखा दीजिए, ओलंपिक्स में ताकत दिखा दीजिए। वहां अंडा गोल है आपका। आतंकवाद में आपको गोल्ड मेडल है। आतंकवाद में आपके पास गोल्ड मेडल है। आतंकवाद में आपके पास गोल्ड मेडल है। आप टेररिस्ट स्टेट है। अरे दुनिया ने दे दिया आपको दुनिया ने दे दिया। आप, मुझे लगता है आप थोड़ा पढ़ते लिखते कम है। चाइना का ग्लोबल टाइम्स पढ़िए, चाइना का ग्लोबल टाइम्स न्यूज़पेपर पढ़िए, जो सरकार का न्यूज़पेपर है। वो क्या लिखता है आपके बारे में? वो लिखता है आप आतंकवाद को बंद करिए, आप आतंकवाद को बंद करिए। ग्लोबल टाइम्स न्यूज़पेपर लिखता है। अब मैं रुक करता हूं आरएसएन का। आरएसएन आपको अपने आप के स्टाइल में जवाब देंगे। आरएसएन, ओके, फ्रॉम इंडियन साइड आरएसएन, ओके, आरएसएन सिंह, रिएक्ट टू हिम। आरएसएन सिंह, रिएक्ट टू हिम। देखिए ये शौकत ने आपको पूरा जवाब दे दिया कि वो कह रहे हैं कि जिहाद उनके लिए अनिवार्य है, प्रॉक्सी वॉर उनके लिए अनिवार्य है। मैंने आज तक इतना ब्लेटेंटली किसी डिबेट में किसी पाकिस्तानी को जिहाद, भारत के खिलाफ जिहाद और ये टेररिज्म और प्रॉक्सी वॉर को इस तरह से जायज दिखाते हुए नहीं सुना है। और बहुत अच्छा हुआ वो आपका वो जिहादी जज्बा जो था वो बाहर आ गया। आज पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। देखिए देवगन साहब, ऐसा है कि मैं एक रक्षा विशेषज्ञ इसलिए नहीं हूं कि मैंने फौज में और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग में काम किया है। मैंने ये किताब लिखी है और इस किताब के लिखने के दौरान मैं 100 से ज़्यादा पाकिस्तान के हुक्मरानों से मैंने बात की है। और अगर मैं उनका नाम बता दूं कि किससे मैंने बात की है तो शौकत साहब आपको बड़ी परेशानी होगी। और मैंने इसमें एक शब्द भी ऐसा नहीं लिखा है जिसको मैंने खुद पाकिस्तानियों से वैलिडेट नहीं करवाया हो। ये किताब पढ़ लीजिएगा, इसका नाम है द मिलिट्री फैक्टर इन पाकिस्तान। अब मैं ये इसलिए बोल रहा हूं कि मैं आपके मुल्क को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं और हकीकत ये हकीकत क्या है। हकीकत क्या है कि मैंने यहाँ हिंदुस्तान में कुछ पुराने रक्षा विशेषज्ञों को सुना कि ये जो बाजवा है ये बहुत प्रोफेशनल आदमी है। अरे कौन प्रोफेशनल है पाकिस्तान आर्मी में? कौन ऐसा वहां हुक्मरान है जो कि जिहाद को एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ वॉर नहीं ये करता है? क्या कोई प्रोफेशनल आदमी? अरे साहब देखो, दो तरह की पाकिस्तान थी, एक ये दाढ़ी और बुरके वाली पाकिस्तान और एक कोट और टाई वाली पाकिस्तान। कोट और टाई वाली पाकिस्तान कब की खत्म हो चुकी है। और शौकत साहब आपके यहाँ जो ये टर्की का एर्डोगन आया और जो आपने वो टर्किश स्कूल, एक मिनट जो टर्किश स्कूल्स आपने बंद कर दिए, वही जाहिर करता है कि अब कोट एंड टाई वाली कोई पाकिस्तान नहीं बच गई है। तो अगर हिंदुस्तान में ये कोई बोलता है कि ये जो बाजवा है ये बड़ा प्रोफेशनल था, उसके पहले ही कमांडेड दिस कोर दैट कोर, ही विल बी दिस थिंग, नॉनसेंस, एब्सोल्यूट नॉनसेंस। ये कभी भी जिहाद एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ वॉर ये कभी नहीं अबंडन करने वाले हैं। आप ये जान लीजिए। आप एक ऐसे मुल्क के साथ
आप एक ऐसे मुल्क के साथ डील कर रहे हैं जिसका कि वो जो शर्ट एंड टाई वाला जो इस्लाम है उन्होंने वो खत्म हो चुका है. इट हैज बीन बैरिड फॉर गॉड सेक. ओके यू हैव टू फाइंड सॉल्यूशंस बेस्ड ऑन दिस कि अब क्या करना है पाकिस्तान के. देखो आप आरएसएन आपने अपनी बात रख ली. अब मैं रुक करता हूं शफकत सईद का. जीडी बख्शी में आपके पास आऊंगा. शफकत सईद, आरएसएन सिंह को आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, जीडी बख्शी को छोड़ दीजिए. नवाज शरीफ तो आपके अपने हैं, नवाज शरीफ तो आपके मुल्क के प्रधानमंत्री है, बेशक आप उनको मानते हो ना मानते हो. उनकी पार्टी के एक सांसद ने बोली थी ये बात. हाफिज सईद हमारे लिए क्या है? हाफिज सईद हमारे लिए क्या अंडे देता है जो हम हाफिज सईद को अपने पाल के रखे? आप देखिए, आपके मुल्क के अंदर भी ऐसी सोच है, लेकिन आप ऐसी सोचों को दबाना चाहते हैं. क्या आपको लगता नहीं है आप अपने मुल्क का तो बेड़ा गर्क कर ही रहे हैं, दुनिया में भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, और अल्टीमेटली आप तो गोल अंडा बन जाएंगे. लेकिन आपकी आवाम आपको कभी नहीं माफ करेगी जिस तरह की हरकतें आप लोग कर रहे हैं. शफकत सईद जनाब, ये आपने जो बातें की प्रोग्राम चलाने के लिए, प्रोग्राम रेटिंग ऊंचा करने के लिए तो दुरुस्त हैं, लेकिन हकीकत से, सच्चाई से, जो चीज जमीन पे मौजूद है उससे इसका दूर का कहीं भी वास्ता नहीं है. आप जो बातें कर रहे हैं, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान लड़ाई है, लड़ाई कश्मीर की है. कश्मीर जब तक फैसला नहीं होगा ये लड़ाई जारी रहेगी. इसको आप कभी आतंकवाद का नाम देंगे, कभी आपके आरएसएन साहब धुर्री कश्मीर पे अटक जाती है, आपकी धुर्री कश्मीर पे अटक जाती है. मेरी एक बात आप बलूचिस्तान में जो कर रहे हैं 10 सेकंड तो दिया, उसके बारे में आप नहीं कुछ सोचना चाहते. हमारी और आपकी लड़ाई उस वक्त तक रहेगी जब तक कश्मीर का फैसला नहीं होता, और इस लड़ाई को हम पाकिस्तानी चाहे कोट टाई पहनते हो या तो लड़िए, फिर लड़ाई फिर आप लड़ाई को लड़ते रहिए, ताउम्र लड़ते रहिए. शफकत सईद, ताउम्र लड़ते रहिए, पिटते रहिए और सिर्फ आतंकवाद को प्रोड्यूस करते रहिए. और आपको करके दिखाएंगे. आप ये मत समझें कि पाकिस्तान सामने आपके मतलब ना पीठ पीछे लड़ना. ओके, लेकिन दो टांगों पे और सर गर्दन पे रख के अमन चाहते हैं. अमन आपको दूर दूर तक नहीं चाहिए. जिस तरह की भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अमन आपको दूर दूर तक नहीं चाहिए. आपको कश्मीर का सपना पालना है, आपको कश्मीर का सपना पालना है और हाफिज सईद को पालना है. स्ट्रेंथ नहीं है आपके पास. आपको सच्चाई के ऊपर बैंक रख है, इसलिए आप झूठ का सहारा लेते हैं और दरोगोई का सहारा लेते हैं. बैंक करप्ट कौन है? अपने मुल्क से पूछ के देखिए बैंक करप्ट कौन है. अपने मुल्क से पूछ के देखिए बैंक करप्ट कौन है. बैंक करप्ट आप इतने बड़े हैं, बैंक करप्ट आपकी सोच, आपकी अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी है कि आप जगह जगह जाके मांगते हैं. मैं कुआं खोद रहा हूं और मेहनत से खोदूं, वो भी जहाज है. अगर जीडी बख्शी वांट टू रिएक्ट. होल्ड ऑन, जनरल जीडी बख्शी. और अपने मुल्क के लिए जनरल जीडी बख्शी, रिएक्ट टू हिम. जनरल जीडी बख्शी फ्रॉम इंडियन साइड विल रिएक्ट. ओके, जनरल बख्शी गो अहेड. जनरल बख्शी आप बोलिए. शफकत सईद, होल्ड ऑन शफकत सईद, बोल लिया आपने अब बात. आप शफकत साहब बात ऐसी है, सब करें आप लोग, सब करें, सब करें और फिर पिटे, सुन लीजिए, जैसा हमेशा पिटते रहते हैं. सुन लीजिए. अच्छा शफकत साहब देखिए, आज 29 तारीख को राहिल शरीफ साहब रिटायरमेंट गए हैं. जाते जाते हमको गीदड़ भभकियां देके गए हैं, और आज जो है बाजवा साहब ने कमान संभाली है. जनरल साहब, सबसे पहले तो जनरल साहब हकीकत बता कर गए हैं. अरे हकीकत तो पता चलेगी, बता कर गए हैं. हकीकत तो आने वाले दिनों में पता चलेगी जनाब. शफकत सईद, होल्ड ऑन, बोलने दीजिए वाली है. यू आर वेलकम. हाँ देखिए, ऐसा है कि आज जो बाजवा साहब ने बड़ी गलत शुरुआत की है कि आपने, अरे खुलकर बात करें, आप बंद कर बात करें. मुझे नहीं मालूम कैसी बात करते हैं वो, लेकिन मुझे लगता है गीदड़. जनरल बख्शी ये गीदड़ भपकियां देते रहेंगे. अभी शफकत सईद बोले थे नस्लें याद करेंगी. किसकी नस्लें याद करेंगी? पाकिस्तान की. किसकी नस्लें याद करेंगी?
65 को पूछ के देखिए, शफकत सईद अपने दिल से पूछ के देखिए, 65-71 की लड़ाई आपकी कितनी नस्लें याद करती हैं? क्या हुआ था 71 में, क्या हुआ था 65 के अंदर? अमन शांति की आप बात करने आए थे इधर, और बात कर रहे हो नस्लों की, और वो बात कर रहे हैं नस्लों की जो 70 साल पहले जन्मा है, भारत से जन्मा है, वो नस्लों की बात कर रहा है। किस नस्ल की आप बात कर रहे हैं? मुझे लगता है शब्दों का चयन तो ध्यान से हमें करना चाहिए। मैं छोटा सा अंतराल ले रहा हूं, ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन आर पार में क्या पाकिस्तान के लिए युद्ध ही सॉल्यूशन है, और क्या बॉर्डर पर अब टेम्परेचर बढ़ाने की बड़ी आवश्यकता आ गई है? आज आर पार में यही बहस का मुद्दा है। दिल्ली इस्लामाबाद आमने सामने। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार, और मेरे साथ इस पैनल में जनरल जीडी बख्शी, अनिल बलूनी बीजेपी के प्रवक्ता, शफकत सईद पाकिस्तान इस्लामाबाद से लाइव, आरएसएन सिंह रक्षा विशेषज्ञ भारत से लाइव इस समय मौजूद है। मैं आपके पास आता हूं जीडी बख्शी, और मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता है आज ही पाकिस्तान में नई आर्मी चीफ बाजवा साहब ने कमान संभाली है, क्या मतलब निकाला जाए? रणनीति सेम है, माना यह जा रहा है, कई लोग कह रहे हैं कि, कई एक्सपर्ट से मान रहे हैं कि यह नवाज शरीफ की चॉइस है। क्या आपको लगता है जो रणनीति रायल शरीफ की थी वही फॉलो करेंगे बाजवा, या फिर उनकी रणनीति कुछ और होगी? आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि रिटोरिक में जाने से कोई फायदा नहीं है। जीडी बख्शी, ओवर टू यू एंड रिप्लाई टू शफकत सईद आल्सो। बिल्कुल ठीक है। देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान की फौज की जो हॉस्टिलिटी है भारतवर्ष के लिए, वो पिछले 70 साल में इंस्टीट्यूशनलाइज हो चुकी है। पाकिस्तान की फौज का रैशनल रेज़ों d'être केवल और केवल भारत से दुश्मनी में है। उनकी चौधरीपना पाकिस्तान के अंदर, चौधरीयत पूरे भारत से दुश्मनी के ऊपर मुनस्सर है। जब तक ये दुश्मनी है, पाकिस्तान की फौज हावी रहेगी वहां की डेमोक्रेटिक सरकार पर। इसलिए एक चीफ आए, दूसरा चीफ आए, इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी में कोई बदली नहीं होगी। बाजवा साहब को किस लिए चुना गया है? 3 कोर कमांडर थे, और शफकत सईद साहब भी यहां बैठे हैं। 3 कोर कमांडर थे। मुल्तान आर्मी रिजर्व नॉर्थ के स्ट्राइक कोर कमांडर, 31 कोर भावलपुर के कोर कमांडर जो सेमी डेजर्ट टेरेन में ऑपरेट करते हैं, और 10 कोर के ये कोर कमांडर जो जम्मू कश्मीर में है। पाकिस्तान की इस चॉइस से साफ एक मिनट, बलूच रेजिमेंट के हैं, बिल्कुल ठीक है। और पाकिस्तान की इस चॉइस से साफ जाहिर है कि पाकिस्तान की फौज समझती है कि हिंदुस्तान के साथ अगला जो युद्ध है, जो जंग है, वो कश्मीर तक ही सीमित रहेगी। शायद ये भारी भूल कर रहे हैं, भारी भूल कर रहे हैं। अगर आप सीमा के पार वार करेंगे तो ये जरूरी नहीं कि हम केवल नियंत्रण रेखा के पार ही जवाब देंगे। ये धोखा आप खा चुके हैं 1965 में शफकत साहब, फिर मत खाइएगा, नहीं तो बहुत सौदा महंगा पड़ जाएगा। जी, मैं रुक करता हूं इस दौर में अनिल बलूनी का। अनिल बलूनी, एक सवाल बार बार जहन में आता है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ के आगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बिल्कुल नहीं चलती। अब बाजवा आए हैं, क्या इनके आगे नवाज शरीफ की चलेगी? ये नवाज शरीफ की चॉइस के? देखिए अमीर जी, मुझे ऐसा लगता है अनिल बलूनी कि अमीर जी मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ कोई भी आदमी आए, आदमी चेहरा बदल जाता है, उनकी नीति वही रहती है, उनकी पॉलिसी वही। और जो बाजवा जी आए हैं वो तो बताते कश्मीर के एक्सपर्ट हैं, और वहाँ कश्मीर के बारे में क्या सोचना है वो अभी कर्नल सईद बता चुके हैं। और जो कर्नल सईद कह रहे थे अभी, वो पाकिस्तान की नीति है, मैं भी मानता हूँ। जो कर्नल सईद कह रहे हैं कि बिल्कुल हम नस्लें याद रखेंगी, वो सब बातें पाकिस्तान की नीति है। देखो अमीर जी, अभी हमने जो है बाईपास सर्जरी की थी, अब हमको लगता है ओपन हार्ट सर्जरी की जरूरत है पाकिस्तान को। और निश्चित तौर पे जो कर्नल सईद बता रहे हैं उसको देखते हुए आपको समझना चाहिए कि बातचीत से कोई हल नहीं होने वाला। अब ओपन हार्ट सर्जरी होगी, 3-4 टुकड़े पख्तून अलग देश बनाना पड़ेगा, बलूचिस्तान अलग देश बनेगा, सिंध अलग बनेगा, केवल पाकिस्तान रह जाएगा। तो नस्लों का मामला तब रहेगा ना, पाकिस्तान रहेगा ही नहीं, ये बात तय है। अगर जिस तरह से पाकिस्तान की नीति चल रही है, उसके बाद पाकिस्तान का अस्तित्व मुझको नहीं लगता कि भविष्य में रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। जी, मैं रुक करता हूं आरएसएन का। शफकत सईद, आप रुकिए थोड़ी देर, मैं आपके पास आऊंगा, आपसे पूरी जवाब लूंगा। मैं आरएसएन के पास जाता हूं। आरएसएन, 30 सेकंड में बताइएगा, क्या बाजवा की नीति भी वही होगी जो नीति रायल शरीफ की थी, और क्या
बाजवा और नवाज शरीफ की ट्यूनिंग बेहतर लगती है आपको? 30 सेकंड रिप्लाई। RSN सिंह। नहीं, इसमें कोई शक का बात नहीं है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। वहाँ वो पूरा मुल्क ही जिहाद के ऊपर में अभी वो निर्धारित है, उनकी राजनीति आधारित है बिल्कुल जिहाद के ऊपर में, उनकी मिलिट्री है पूरी आधारित जिहाद के रूप में। ये तो हम वो कॉम्बैट ड्रेस देख लेते हैं, वो कभी कभी वो अंग्रेजी बोल लेते हैं तो हम लोग समझते हैं कि ये हमारे ही जैसे हैं, और वो बात नहीं है। बात ये है कि बिना जिहाद के ये मुल्क खत्म हो जाएगा, तो आपको उनको खत्म करने में आपको मदद करनी पड़ेगी उनको। कृपया आप वहां से चले कि पाकिस्तान क्यों बना और अब आगे क्या हो रहा है उसके बाद में। तो आप एक आइडियोलॉजी देखते हैं, एक डोमिनेंट आइडियोलॉजी, उस आइडियोलॉजी को काउंटर करने के लिए आपने क्या किया है? जी, क्या हमने किया है उसका आइडियोलॉजी को काउंटर करने के लिए? जो आइडियोलॉजी जिहाद पैदा करती है उसको आपने कोई काउंटर किया है अभी तक? वो चाहे तोपे हो, मिसाइल हो, न्यूक्लियर वेपन्स है, ऑल आर वेडेड टू दैट जिहादी आइडियोलॉजी। एंड शौकत सईद उसी आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनकी भाषा देख लो क्या बोल रही है। तो ये देखो, ये मर्यादा की लड़ाई नहीं है, मर्यादा इनके पास मर्यादा नहीं है, ये मर्यादा की लड़ाई नहीं है, ये हमको डिस्कोर्स बदलना है। सर्जिकल स्ट्राइक से हमने थोड़ा डिस्कोर्स बदला और जबरदस्त हुए देखेंगे लाने की जरूरत है। और मैंने आपको बताया कि हम मुसलमान जिस काम में स्ट्रगल करें उसको हम जिहाद कहते हैं। तुम और अभी ये बलूनी साहब बात कर रहे थे तो उनकी इत्तला के लिए अर्ज है कि बाईपास ओपन हार्ट सर्जरी में होता है। जब आप नस्लों की बात करते हो, अरे तुम्हारे पूर्वज तो हिंदू थे यार, के ऊपर फायर प्रैक्टिसेस की वीडियोस चला कर कहते हैं कि जिहादी बना रहे हो। तुम्हारे पूर्वज ने तो तुमको अच्छा खासा कर्नल बना दिया। आप हड़ताल को स्ट्राइक जो कहते हैं, तुम अपनी नस्लों को जिहादी बना रहे हो और कहते हो आने वाली नस्लें। सर्जिकल स्ट्राइक मिलिट्री मीनिंग में ले रहे हैं। माय ब्लडी फुट क्या आपने सर्जिकल स्ट्राइक की है? आप लोग सर्जिकल स्ट्राइक करने के मुताबिक नहीं हो सकते। जब आपने सर्जिकल स्ट्राइक की तो आपको जो होलनाक जवाब मिलेगा आप याद करेंगे उसको। सर्जिकल स्ट्राइक को फिर इंडियन साइड से रिप्लाई कोई पाठ नहीं पढ़ा सके वो हमें। फायर ऑन डिबेट। सर्जिकल स्ट्राइक आपके बस की बात नहीं है। और बलूनी साहब जरा बाईपास को और ओपन हार्ट सर्जरी को पढ़ लीजिएगा, अपना नॉलेज इंप्रूव करें। आप बड़ा मजाक कोई पाठ पढ़ाए, उल्टा पाठ सीख के गए हैं वो। नहीं, ये जिहाद कब सीखा, किससे सीखा? जिहाद मुसलमान नहीं, का कब जिहाद किससे सीखा? रूह है जिहाद। इतिहास के किस मोड़ पर आपने ये जिहाद सीखा? एक करके वो जो हलाल रोटी कमाता है, वो जितनी मेहनत के काम करते हैं, और सबसे बढ़कर जहाद अपने मुल्क के दिफा शौकत साहब, आप कह रहे थे आने वाली जो नस्लें होंगी वो क्या अंग्रेजी बोलते हैं तो हम समझते हैं हमारी तरह क्या। आपकी गलतफहमी है, हम बिल्कुल आपकी तरह नहीं है, हम बिल्कुल कतन आपकी तरह नहीं है, हम बिल्कुल मुख्तालिफ हैं। चाहे हम अंग्रेजी बोले, तुम हो ही नहीं सकते, कचरा तो पहले चला गया यार। नहीं हो सकता, उस तरफ अब कचरे में आग लगानी है हमको, बस कचरा चला गया। कचरा ऑडियो डाउन। व्यूअर को कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप सब लोग जो बोल रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। शफकत सईद, आप हिंदुस्तान की तरह नहीं हो सकते, ये हम बड़ी बात ही समझते हैं। दूसरी बड़ी बात, आप बार बार मुसलमान और जिहाद की बात जो आप बार बार कर रहे हैं, पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान यहां रहते हैं, बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, बहुत तरक्की कर रहे हैं। और आप दूसरी और तीसरी बात, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। क्या आपको लगता नहीं है कि आप बार बार कह रहे हैं कि आप ओपन हार्ट सर्जरी करके देखिए, क्या आपको लगता नहीं है अगर जंग करवाएं, अगर हम मान लेते हैं हिंदुस्तान, नहीं सर, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर अगर जंग होती है तो नुकसान किसका होगा? सोच के देखा है आपने? अगर मान लेते हैं 20% हमारा नुकसान होगा, 20% अगर हमारा नुकसान होगा, 20% अगर ये नहीं, ये आपके मन का सपना है, ये आपके मंसूबे हैं जो फेल हो चुके हैं कई बारी।
20% अगर हमारा होगा आप अगर तो जंग लड़ने के काबिल होते तो आप आपको होगा, 1948 में जंग लड़ चुके होते। आपका होगा। आपने जो भी जंग हम अरे पे मुसल्लत जनाब, की है, फिर आप आपको बार-बार- मुंह की खानी पड़ी है और आपको सर, जंग खत्म करनी सर, पड़ी है। देखो, और ये जंगें अब जारी किसने रहेंगी। मुंह की खाई ये है वो होती तो रहेंगी इतिहास जब तक है। कश्मीर का मसला हल नहीं हुआ। आप जब भाषा ये रखना चाहते हैं, आप जब भाषा ये रखना चाहते हैं, किसने मुंह की खाई है वो आपको पता है, इतिहास उसका गवाह है। जनरल जी यूनिवर्सिटी गो अमन के ख्वाह हैं। 30 सेकंड में जवाब। बहुत इंपॉर्टेंट है, हम अमन को बहुत ये अमन के करते हैं। ख्वाब दिख रहे हैं। लेकिन जब अब जंग मुसल्लत की अब गई, आप चुप हो जाइए। आप शफकत सईद, अरे एक मिनट, शफकत सईद, शफकत सईद, लेट जनरल बख्शी रिस्पॉन्ड। ओहो, यू मेड योर पॉइंट नाउ। एक मिनट, आप इसको जनरल बख्शी, शफकत साहब, शफकत सईद को ऑडियो डाउन कर हम दीजिए थोड़ी लोग देर के लिए। सोचते थे कि आप जो है फौजी तारीख आपने काफी पढ़ी हुई है, पढ़े लिखे प्रोफेशनल अफसर हैं, बलूच रेजिमेंट के अफसर हैं, तो ये आप बताइए कि 1971 की तारीख आप कैसे इतनी जल्दी भूल गए हैं। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं, क्या आप अपनी तारीख नहीं पढ़ते? जो तारीख नहीं पढ़ते वो तारीख दोहराने पे मजबूर होते हैं। शफकत साहब, जो लोग तारीख नहीं पढ़ते उन्हें तारीख दोहरानी पड़ती है। किसका नतीजा? किसका नतीजा? जी, किसका नतीजा? गलतफहमी है। नहीं बताइए, आपकी गलतफहमी है बताइए, जनरल बताइए। साहब। 1971 का रेशो कभी नहीं बनेगा। आपके क्या गलत 4 है? लाख फौज अभी 48,000 फौजियों से नहीं लड़ेगी। अरे 1971 का रेशो से अब ज्यादा हो चुका है। मैं 20 करोड़ अवाम के साथ आपने लड़ना है। आपके नहीं, मुझे लगता है शफकत सईद ना आप सुनने के मूड में है, ना आप समझने के मूड में है। ऐसा लगता है कि आपको कुछ सुनना ही नहीं है, किसी की बात ही नहीं सुननी। आप डिबेट ही नहीं कर रहे, आप डिस्कशन ही नहीं कर रहे। आपको जो फैक्ट सामने रख रहे हैं उस फैक्ट का आपके पास जवाब नहीं है एक भी। आप रिटोरिक बात कर रहे हैं, आपको जवाब मिलेगा हम जंग लड़ेंगे, इससे क्या होगा? मैं छोटा सा एक अंतराल लेता हूं और ब्रेक के बाद कंक्लूजन लेकर हम हाजिर होंगे। आप देखते रहिए आर पार। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार और एंड में कंक्लूजन होता है। देशों में, मुल्कों में, साम्राज्यों में सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, गवर्नेंस का आदान प्रदान होता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जब आर्मी चीफ बदलते हैं तो आतंकवाद का आदान प्रदान होता है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि सीधी लड़ाई में, चाहे वो 65 हो, 71 हो, चाहे वो करगिल हो, मुंह की खाई है पाकिस्तान ने। 65 में तो हमारे टैंक लाहौर तक घुस गए थे। इसलिए पाकिस्तान को पता है कि सीधी लड़ाई में वो लड़ नहीं सकता, इसलिए आतंक का प्रदान कर कर ही वो जिंदा रह सकता है। और किसी की नस्लें भी, किसी की नस्लें, चाहे वो कोई भी मुल्क हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो कोई भी मुल्क हो, आतंकवाद के रहते जिंदा नहीं रहती। शफकत सईद को जब स्कूल के बच्चे मरे थे वो किसकी नस्लें थी शायद वो याद नहीं है। अगर ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो याद करेंगे नस्लें किसकी खत्म हो रही हैं, नस्लें किसकी बर्बाद हो रही है। आतंकवाद ने किसी को आबाद नहीं करा, बर्बाद ही करा है। अफगानिस्तान हमारे सामने बड़ा एग्जाम्पल है। फिलहाल आर पार में इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद हम तो पूछेंगे सुमित के साथ।